सब लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, लॉकडाउन चल रहा है, घर पे बहुत सारी मेहनत कर रहे होंगे। सभी बच्चों से मैं ऐसा उम्मीद लगाती हूँ। और अभी तक हमने टेंजेंट कंप्लीट किया। अब हम सर्कल्स के बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। आज सर्कल्स बताएंगे कि सर्कल्स में क्या क्या अपने को पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल पार्ट क्या क्या है सर्कल का। तो मैं सर्कल से, देखिए सर्कल से स्टार्ट करूँ। अगर टेंजेंट कर लिया होगा तो काफ़ी कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में भी आ गया होगा, और उसकी प्रैक्टिस करते रहें और मेरे साथ साथ सर्कल स्टार्ट करें। देखिए सबसे पहले हम इसकी टर्मिनोलॉजी समझ लें कि सर्कल होता क्या है। देखो बच्चों, छोटे क्लास से पढ़ाया जाता है कि ये राउंड अगर हम बना दें, साइकिल का जो पहिया है वो क्या होता है, एक सर्कल होता है। सर्कल का मतलब होता है एक सेंटर, और जिसकी हर पॉइंट से डिस्टेंस कैसी होती है, इक्वल, उसको हम बोलते हैं सर्कल। एक फिक्स पॉइंट होता है और जिसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल होती है, उस पाथ का नाम होता है सर्कल। सर्कल मतलब वृत्त, सर्कल मतलब है वृत्त। तो हम इसकी टर्मिनोलॉजी पहले हिंदी इंग्लिश में समझ लेते हैं। सर्कल मतलब वृत्त, रेडियस मतलब त्रिज्या। लिख दूँ अगर आप चाहो तो मैं लिख देती हूँ। रेडियस मतलब क्या होती है, त्रिज्या बोलते हैं। डायमीटर मतलब व्यास, डायमीटर मतलब व्यास। कॉर्ड मतलब जीवा। सेकेंड मतलब छेदक रेखा। सेकेंड मतलब छेदक रेखा। चाप, आर्क मतलब चाप। ये सब जो टर्मिनोलॉजी है बोलेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए। आर्क बोल रहे हैं तो चाप है, मतलब हिंदी वाले बच्चों को थोड़ा मैंने टर्मिनोलॉजी लिख दी है। और अब पहले हम सबसे पहले टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या वर्ड यूज होंगे। इसमें क्या क्या वर्ड यूज होंगे, पहले हम ये चीज समझ लेते हैं। तो देखिए सर्कल, मैंने आपको बताया कि सर्कल एक रिंग जिसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल होती है। जब फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, जो फिक्स पॉइंट होता है उसको हम केंद्र बोलते हैं, केंद्र बिंदु, जिसको हम बोलते हैं सेंटर। केंद्र, केंद्र का मतलब होता है सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। ये आपको समझ में आ गया। रेडियस, त्रिज्या, डायमीटर व्यास, कॉर्ड जीवा, सेकेंड छेदक रेखा, आर्क चाप, केंद्र, सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए अब जब मैं बोलूँ तो आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आनी चाहिए, मैंने आपको बता दिया। सेंटर मतलब एक फिक्स पॉइंट जिससे सारे पॉइंट की डिस्टेंस इक्वल होती है, उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल बोलते हैं उसको, इसको हम बोलते हैं आर। सब बराबर होती हैं, हर पॉइंट से डिस्टेंस होती है, इक्वल होती है। उस पाथ को जो इक्वल डिस्टेंस पर चलता है उसी को हम सर्कल बोलते हैं, उसी को हम वृत्त बोलते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है, देखिए वृत्त, वृत्त आप पढ़ चुके हैं, सर्कल पढ़ चुके हैं, बचपन से हमें मालूम है कि सर्कल किसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो है इसमें क्या क्या होता है, ये देखिए ये कॉर्ड होती है। जितनी भी हम लाइन खींचते हैं जो सर्कल को टच कर रही हैं, दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, उसको हम बोलते हैं कॉर्ड ऑफ द सर्कल। इसको हम बोलते हैं कॉर्ड ऑफ द सर्कल। देखिए कॉर्ड बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी कॉर्ड्स होती हैं, कैसे भी जा सकती हैं, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, कैसे भी जा सकती है, सब क्या है, कॉर्ड ऑफ द सर्कल, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। लेकिन जो कॉर्ड सेंटर से पास होगी उसको हम बोलेंगे डायमीटर, उसको हम बोलेंगे डायमीटर। तो डायमीटर भी एक कॉर्ड होती है, डायमीटर भी एक कॉर्ड होती है, और जिसको हम बोलते हैं सबसे लंबी कॉर्ड। यानी सर्कल के अंदर जो सबसे लंबी कॉर्ड की लेंथ होगी वो क्या होगी, डायमीटर। इसको हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड, उसको हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ठीक है। यानी बहुत सारी कॉर्ड्स हो सकती हैं, ऐसा जाए, ऐसे जाए, कैसे भी जाए, ये सब क्या है, कॉर्ड है। और जो कॉर्ड सेंटर से पास होती है उसको हम बोलते हैं डायमीटर। यानी डायमीटर से जाने वाली लाइन उसको हम बोलते हैं
डायमीटर से सेंटर से जाने वाली कॉर्ड को, सेंटर से जाने वाली, केंद्र से जाने वाली जीवा, उसको हम बोलते हैं डायमीटर या व्यास, और उसका नाम होता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड, सबसे लंबी जीवा, सबसे लंबी कॉर्ड। ये बात आपको समझ में आएगी कॉर्ड क्या होती है। अब देखिए कॉर्ड के बाद हमारा आता है, ये हमारी कॉर्ड है, ये मैंने कॉर्ड खींच दी, तो ये कॉर्ड एक पार्ट ये हो गया इसका, और एक पार्ट ये हो गया। कॉर्ड ने सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, कॉर्ड ने सर्कल को 2 पार्ट, तो इसको हम बोलते हैं सेगमेंट ऑफ द सर्कल, इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। और देखिए अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये छोटा सेगमेंट है और ये बड़ा सेगमेंट है, तो इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और इसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट, इसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ये बात समझ में आई। अगर यही सर्कल जो है, अगर एक कॉर्ड खींची मैंने बोला कि ये भी कॉर्ड है, डायमीटर इज ए कॉर्ड, जो सेंटर से पास हो रही है वो भी एक कॉर्ड होती है, तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, कॉर्ड ने सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 बराबर भागों में बांट दिया। बॉल जैसे हमने बीच में से बॉल को तोड़ देते हैं तो 2 बराबर पार्ट में बट जाती है। हम अगर किसी सर्कल को 2 पार्ट में काटना है तो उसके बीच में से डायमीटर से एक लाइन खींच दे तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल, अर्धवृत्त, सेमी सर्कल, इसको हम बोलते हैं अर्धवृत्त, इसको हम क्या बोलते हैं अर्धवृत्त। ये हो गया सेमी सर्कल। ये भी सेगमेंट ही है एक तरह का, लेकिन इसका नाम क्या हो जाता है सेमी सर्कल। ये बात समझ में आई कि कॉर्ड किसको बोलते हैं, सबसे लंबी कॉर्ड किसको बोलते हैं, डायमीटर सबसे लंबी कॉर्ड होती है, और डायमीटर से अगर जो डायमीटर है वो सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, जिसको हम सेमी सर्कल बोलते हैं। इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमें टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, इसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। अब एक और चीज आती है, अब आप चाहें तो इनको नोट करते जाएं, जो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ उसको आप नोट करते जाएं कि ये माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट होता है, ये सेमी सर्कल होता है, 2 पार्ट में डायमीटर डिवाइड करता है, तो इसको हम अर्धवृत्त बोलते हैं। ये सेमी सर्कल होता है, ये कॉर्ड होती है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। अब हम एक और चीज पढ़ते हैं, सेक्टर ऑफ द सर्कल। अब सेक्टर क्या होता है, देखिए ये सब चीजें लगने वाली है हमको, ये सब चीजें हमको लगने वाली है, इसलिए मैं आपको इतना, क्योंकि हम सर्कल पढ़ रहे हैं और सर्कल की टर्मिनोलॉजी पहले हमें समझ में आनी चाहिए कि हम किसको क्या बोलते हैं, पहले तो ये समझ में हमें आना चाहिए कि सर्कल में क्या क्या चीज होती है, किसको क्या नाम देते हैं। अब देखिए ये जो है ये सब आर्क है, इसको हम बोलते हैं आर्क ऑफ द सर्कल। अगर ये छोटे छोटे पार्ट में मैं डिवाइड करूँ तो ये सब क्या है आर्क, और ये छोटे छोटे पार्ट को मिला के एक सर्कल बना हुआ है, तो ये हमारा होता है आर्क ऑफ द सर्कल। अब ये हमारा सेंटर है O और ये हमारी रेडियस है R। अगर हम इसको सर्कल के 2 पॉइंट पर मिला दें A और B पर, तो ये जो पार्ट कहलाता है इसको हम बोलते हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल, सेक्टर ऑफ सर्कल। यानी जो सेक्टर का मतलब ये होता है कि जो रेडियस और आर्क से जो पार्ट एनक्लोज होता है, जो रेडियस और आर्क के अंदर का पार्ट होता है, ये रेडियस है हमारी, ये दोनों हमारी रेडियस है और ये हमारा आर्क है, तो इससे जो पार्ट बनता है उसको हम बोलते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल। और इसके अंदर ये जो एंगल आता है वो इसका एंगल होता है। देखिए सेंटर किसी भी पॉइंट पर, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ये कितना होता है 360 डिग्री, तो सर्कल के पॉइंट पर भी एंगल कितना होता है 360 डिग्री, तो ये उसका पार्ट होता है। तो इस एंगल का मतलब होता है 360 डिवाइड बाय, कितने पार्ट में डिवाइड होता है ये 360 डिवाइड बाय। अगर ये पार्ट एन है सर्कल का तो ये क्या होगा 360 डिवाइड बाय। इसका मतलब ये हुआ कि जो आर्क है वो सेंटर पर कोई एंगल बना रहा है, आर्क जो है वो सेंटर पर कुछ एंगल बना रहा है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल। आर्क जो है वो सर्कल पर कोई एंगल बनाता है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब एक और चीज होती है कि अगर आर्क जो है वो एंगल बनाता है सेंटर के ऊपर, इसको हम बोलते हैं आर्क सस्टेन द एंगल एट द सेंटर। सेंटर के ऊपर आर्क एक एंगल को सस्टेन करता है, वो वैल्यू दी होती है या फिर हम पता कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसी चीज को मैं ऐसा बोलूं, ये मेरा सर्कल है, सेक्टर किससे मिलके बनता है आर्क प्लस रेडियस, और सेगमेंट किससे मिलके बनता है कॉर्ड प्लस आर्क। ये आर्क है हमारा और ये कॉर्ड है, इससे हमारा बनता है सेगमेंट।
इससे हमारा बनता है सेगमेंट। ये बात समझ में आनी चाहिए कि सेगमेंट कैसे बनता है। सेगमेंट बनता है कॉर्ड प्लस आर्क से मिलके बनता है, लेकिन सेक्टर किससे बनता है, रेडियस प्लस आर्क से मिलके। डिफरेंस समझ में आया कि सेक्टर किसको बोलते हैं और सेगमेंट किसको बोलते हैं। सेगमेंट किससे मिलके बनता है, आर्क एंड रेडियस के एनक्लोज्ड पार्ट को हम सेगमेंट बोलते हैं। तो ये माइनर होता है, ये मेजर। ऐसे ही सेगमेंट में भी होता है, सेक्टर में भी होता है। इसको हम माइनर सेक्टर बोलते हैं और इसको हम मेजर सेक्टर बोलते हैं। इसको हम मेजर सेक्टर, इसको हम मेजर, बड़े वाले पार्ट को मेजर बोलेंगे, छोटे वाले पार्ट को माइनर बोलेंगे। और अगर आधा आधा बांट दिया उसको हम सेमी सर्कल बोलेंगे, हाफ पार्ट ऑफ सर्कल बोलेंगे। क्लियर है, समझ में आया। अब ये जो एंगल है, अब मैं यहाँ पर आपको बात करूँ कि ये मेरा ए बी पार्ट है। अब मेरा ये ए बी पार्ट है, ये आर्क है और ये एंगल सस्टेन कर रहा है ऊपर सेंटर पर, ये एंगल बना रहा है। तो मैं ए से बी को मिला दूँ, ए से बी को मिला दूँ तो ये भी तो वही एंगल बना रहा है सेंटर के ऊपर। जो ये आर्क सेंटर पर, जो आर्क सेंटर के ऊपर एंगल बना रहा था, वही कॉर्ड भी बना रही है। यानी हम बोले कि कॉर्ड के द्वारा बना हुआ एंगल एट द सेंटर, या हम बोले आर्क के द्वारा। एक ही बात होती है कि आर्क जो एंगल बना रहा है, तो आर्क भी तो इसी पार्ट का है। ये ए एक्स बी एक आर्क है और ए भी एक कॉर्ड है। तो ये आर्क के जो पॉइंट है उनको मिलाने से बना रहे हैं। तो ए एक्स बी आर्क से भी वही एंगल सेंटर बनता है जो एंगल उस आर्क पर बनी हुई कॉर्ड से बनता है। यानी आर्क और कॉर्ड आपस में कैसे होते हैं, इक्वल। यानी आर्क सस्टेन, अगर टू आर्क है, देखिए अब हमने यहाँ पे बनाया दो कॉर्ड है मेरे पास, एक कॉर्ड ये है और एक कॉर्ड ये है। अगर ये कॉर्ड जो है, जो एंगल यहाँ पे बना रही है सपोज एक्स, और अगर ये कॉर्ड इक्वल है तो ये एंगल कैसे होंगे, दोनों इक्वल। क्योंकि ये अगर कॉर्ड इक्वल है तो इनके आर्क भी कैसे होंगे, ये इक्वल। यानी इक्वल कॉर्ड सब्सटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, इक्वल आर्क सब्सटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अगर सेंटर में बने हुए एंगल बराबर होते हैं तो वो कॉर्ड बराबर होती हैं और वो आर्क बराबर होते हैं। आर्क बराबर होते हैं तो सेंटर पे बने हुए एंगल बराबर होते हैं। अगर सेंटर पे बने हुए एंगल बराबर होते हैं तो आर्क बराबर होती है और वो कॉर्ड बराबर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेंटर पर जो एंगल है वो क्या होता है, आर्क क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, उसके द्वारा बना हुआ एंगल क्या होता है। अब देखिए एक नई चीज़ हम पढ़ते हैं। ये आपको समझ में आया, सेगमेंट समझ में आया, सेक्टर समझ में आया। अब हम कॉर्ड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड। प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड्स यानी विशेषताएं ऑफ जीवा, जीवा की विशेषताएं। क्या पढ़ रहे हैं हम, जीवा की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड। अब देखिए कॉर्ड है तो कॉर्ड क्या क्या प्रॉपर्टी देती है। सबसे पहले ये सेंटर ऑफ सर्कल है और ये हमने कॉर्ड खींच दी, ये हमारी ए बी कॉर्ड है। प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात कर रहे हैं तो मेरी ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हम इस सेंटर, ये कॉर्ड है, इसका नाम होता है कॉर्ड जीवा, कहीं भी दो पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है उसको हम बोलेंगे कॉर्ड और जीवा। अब अगर हम इसके मिड पॉइंट से, जीवा के मिड पॉइंट से सेंटर को मिलाएं तो ये जो लाइन होती है वो इसके ऊपर कैसी होती है, परपेंडिकुलर। यानी ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। यानी line drawn to the midpoint, line joining the midpoint of the chord to the center perpendicular to the chord। इसके मिड पॉइंट से, कॉर्ड के मिड पॉइंट से सेंटर पर अगर लाइन को ज्वाइन करें तो वो लाइन जो होती है सेंटर को मिलाने वाली, वो कॉर्ड पर कैसी होती है, परपेंडिकुलर। अब अगर हम इसका उल्टा बोले कि अगर हम सेंटर से इस लाइन के ऊपर, इस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, देखिए इसका उल्टा भी होता है कि अगर हम इस सेंटर से इस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है,
अगर हम मिड पॉइंट से इसको ज्वाइन करें तो ये परपेंडिकुलर होता है, अगर हम इस पर परपेंडिकुलर खींचें तो इसको बाइसेक्ट करता है, एक ही बात होती है। यानी लाइन ड्रॉन टू द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, लाइन ड्रॉन टू द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। यानी सेंटर से खींची गई लाइन कॉर्ड के ऊपर उस कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांटती है, उस कॉर्ड के ऊपर लंबवत भी होती है, कॉर्ड के ऊपर लंबवत भी होती है और उसको बाइसेक्ट भी करती है। ये हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड है। लाइन ड्रॉन टू द सेंटर, या होता कैसे देखिए मैं बताती हूँ कैसे होता है। कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे, होता कैसे, बच्चे बोलेंगे कि मैडम रटवाओ मत, बताओ कि कैसे होता है। देखिए अब हम बताते हैं। अब हमने बोला कि अगर ये मिड पॉइंट है, पहली चीज अगर ये मिड पॉइंट है, ये ओ है, ये ए है और ये बी है, अगर ये मिड पॉइंट है तो देखिए रेडियस है आर और ये कॉमन है, कॉमन लाइन है और ये मिड पॉइंट है तो दिस इक्वल टू दिस। तो ये क्या हो गया, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी लग गई। क्या लग गई यहाँ पर, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी लग गई। जब देखिए ये आर बराबर आर, ये बराबर ये, क्योंकि ये मिड पॉइंट गिवन है, इससे हमने इसको ज्वाइन करा तो ये दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों सर्कल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दोनों एंगल कैसे हो गए, इक्वल। अगर ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 है और ये होती है एक लाइन, ए बी इज ए लाइन। अगर ये भी लाइन है तो अगर ये एंगल x है और ये एंगल सपोज y है तो x इक्वल टू y बाय सिंप्लिसिटी, x इक्वल टू y होगा। देखिए फिर से देख लीजिए, r बराबर r, ये मिड पॉइंट है तो am बराबर mb, om कॉमन, तो ये कैसा हो गया, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी हो गई। जब ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी हो गई तो x बराबर y हो गया बाय सिंप्लिसिटी। और अगर ए बी इज ए लाइन तो एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री और दोनों बराबर हैं तो 2x इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल x इक्वल टू 90 डिग्री। ये आ गया आपका प्रूफ कि अगर मिड पॉइंट से लाइन को ज्वाइन करें तो इसके ऊपर कैसी होती है, ये परपेंडिकुलर होती है, इसके ऊपर कैसी होती है, परपेंडिकुलर। अगर इसको प्रूफ करना है तो इसको देख लीजिए आप, ये कॉर्ड है हमारी, ये सेंटर है ओ, ये हमारा एम पॉइंट है और उसने बोला ये परपेंडिकुलर डाला हमने, हमें आप बताना है कि इसको बाइसेक्ट करता है। तो ये आर है, ये आर है, ये कॉमन है और ये 90 है। राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल हमने बोला कि इस पर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा कॉर्ड के ऊपर, सेंटर से सेकंड वाली में सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा कॉर्ड के ऊपर, तो हमें बताना है कि वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। तो यहाँ से देखिए 90 है, ये 90 है। राइट एंगल हाइपोटेनियस बराबर है आर है, रेडियस है, राइट एंगल हाइपोटेनियस और ये कॉमन साइड, फिर से कॉन्ग्रुएंसी लग गई RHS। तो सिंप्लिसिटी से क्या हो गया, AM बराबर MB बाय सिंप्लिसिटी AM बराबर MB। ये दोनों बात समझ में आई कि लाइन ड्रॉन टू द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। सेंटर से कॉर्ड पर मिलाने वाली, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन उस पर परपेंडिकुलर होती है, या परपेंडिकुलर जो लाइन होती है सेंटर से वो कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांटती है, बाइसेक्ट करती है। क्लियर है। अब थर्ड नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं कॉर्ड की। ये समझ में आया आपको, मैंने प्रूफ बताया, कैसे बताया प्रूफ, RHS से। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बार बार कॉर्ड के क्वेश्चंस में बस यही लगने वाला है, इसलिए ये आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए कि लाइन जो है सेंटर से मिलाएं मिड पॉइंट को तो वो कैसी होती है, परपेंडिकुलर। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर कॉर्ड इक्वल है, थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर टू कॉर्ड्स आर इक्वल, अगर दो कॉर्ड इक्वल है तो वो सेंटर पर इक्वल एंगल सस्टेन करती है। अगर ये x है तो ये भी x होगा। इक्वल कॉर्ड सस्टेन इक्वल एंगल एट द सेंटर, AB और ये CD। इक्वल कॉर्ड, अगर ये कॉर्ड दोनों जैसे कैसी है, बराबर, इक्वल कॉर्ड सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती है। इक्वल कॉर्ड सस्टेन इक्वल एंगल एट द सेंटर कैसे होता है, देखिए भाई इसका प्रूफ देख लीजिए। ये R है, ये R है, ये R है, ये R है और ये जो है वो इक्वल है, गिवन है। ये जब ये इक्वल है ट्रिपल एस लग गया
कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग गई? ट्रिपल एस, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। किसी भी त्रिभुज की तीन चीजें, तीनों साइड बराबर होती हैं, किसी भी त्रिभुज की तीनों साइड बराबर होती हैं, किसी भी त्रिभुज की तीनों साइड बराबर होती हैं, तो त्रिभुज कैसे होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। जब ये इक्वल हो गए तो सीपीसीटी से ये वाला एंगल बराबर इसके हो गया, सीपीसीटी से दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। अगर एंगल बराबर होते हैं तो अभी हमने बताया, वापस से देखिए, अगर हमने बोला कि ये कॉर्ड है और यहाँ इक्वल एंगल बना रहे हैं, इक्वल एंगल है, ये एक्स है, ये एक्स है, तो हमें ये बताना है कि कॉर्ड्स कैसी होती है? इक्वल। तो आप यहाँ पे देखिए, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, तो इनके बीच का एंगल है, तो ये क्या लग गया? एस ए एस। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग गई? एस ए एस, एस ए एस। तो सीपीसीटी से दिस इक्वल टू, अगर एंगल इक्वल होते हैं तो कॉर्ड इक्वल होती है, कॉर्ड इक्वल होती है तो एंगल इक्वल होते हैं। यानी इक्वल एंगल, इक्वल कॉर्ड सस्टेन इक्वल एंगल एट द सेंटर, इक्वल एंगल एट द सेंटर, देन कॉर्ड्स आर इक्वल। समझ में आ गया आपको ये दोनों थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी? क्या अगर कॉर्ड इक्वल है तो एंगल इक्वल है, एंगल इक्वल है तो कॉर्ड इक्वल है। अब फोर्थ फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी देखिए, इक्वल कॉर्ड आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर दो कॉर्ड इक्वल हैं, अगर दो कॉर्ड इक्वल हैं तो उनकी सेंटर से जो डिस्टेंस होती है वो कैसी होती है? इक्वल होती है। अगर ए बी बराबर सी डी है, अगर ए बी बराबर क्या है? सी डी, अगर टू कॉर्ड्स आर इक्वल, दो जीवाओं की लंबाई बराबर है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर दो जीवाओं की लंबाई बराबर है, टू कॉर्ड्स आर इक्वल, ये गिवन है, तो उनके सेंटर से जो डिस्टेंस होती है वो कैसी होती है? बराबर होती है। हमें बताना है कि अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनकी सेंटर से डिस्टेंस जो होगी वो कैसी होगी? बराबर होगी। अब इसको हम प्रूव करके बताते हैं कि कैसे आता है इसका प्रूफ। फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी देखिए, ये प्रॉपर्टी आएंगी तो क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। देखिए प्रूफ बता रहे हैं कि अगर ये कॉर्ड इक्वल है, ए बी और ये सी डी, अगर टू इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो हमें बताना है कि ये बराबर होता है, तो ये O है और ये इक्वल कॉर्ड है। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी, लाइन ड्रॉन टू द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द, लाइन ड्रॉन टू द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द कोण। अब यहाँ से देखिए, ये मैंने मिला दिया, ये रेडियस है, ये आर है, ये आर है, ये 90 है, ये 90 है। अब यहाँ पर देखिए, ये 90 है, ये 90 है। अब दो चीजें अगर बराबर हैं उनके हाफ्स कर दें, जैसे हमने बोला कि x बराबर y, ए बी बराबर सी डी, ठीक है, ए बी बराबर सी डी, अगर मैं इनका आधा कर दूं, 1/2 से डिवाइड कर दूं, तो इनका आधा भी तो बराबर होगा। यानी अगर दो चीजें बराबर हैं तो उनका आधा आधा कर दें, हम आधा आधा निकाल लें उसमें से, तो बचा हुआ पार्ट भी तो बराबर होगा। तो अगर ये दो पार्ट बराबर है तो उसका जो आधा पार्ट है, यानी ये अगर ये m है और ये n है, तो m भी बराबर n d होगा। टू थिंग्स विच आर इक्वल टू देन हाफ्स आर ऑल्सो इक्वल। अगर दो चीजें बराबर हैं तो उनके हाफ्स भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। उनके हाफ्स भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। देखिए, आप तराजू पे कोई चीज तोलो, दोनों चीज तराजू में दो चीज अलग अलग चीजें रखी हुई हैं, बराबर है। अगर हमने आधी आधी हटा ली तो भाई जो बची हुई आधी है वो भी तो बराबर ही होंगी। तो वही यहाँ पर कंसेप्ट लगता है कि दो चीजें बराबर है, ए बी बराबर सी डी है। अगर उनका हमने आधा कर दिया तो आधा करने का मतलब क्या है? ये एन डी। आधा करने का मतलब क्या है? ये एम डी। तो इसका मतलब एन डी बराबर क्या होगा? एम बी होगा। जब ये और ये बराबर होगा तो यहाँ पे देखिए, आर बराबर आर, दिस इक्वल टू दिस, और ये 90। तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, तो आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सी पी सी टी से ये जो बराबर कैसे हो गए, ये सी पी सी टी से ये चीज बराबर हो गई। यानी इक्वल कॉर्ड आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। दो बराबर जीवाओं की केंद्र बिंदु से दूरी बराबर होती है। दो अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं तो उनकी सेंटर से जो डिस्टेंस होती है वो कैसी होती है? इक्वल। अगर ये एक्स है तो यहाँ से यहाँ तक। अगर दो कॉर्ड सेंटर से बराबर दूरी पर हैं, अगर दो कॉर्ड सेंटर से बराबर दूरी पर हैं तो उनकी लंबाई कैसी होगी? बराबर।
यानी कॉर्ड्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, कॉर्ड्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, अगर कॉर्ड्स जो है सेंटर से बराबर दूरी पर हैं, कॉर्ड्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर देन दे आर इक्वल, तब भी दोनों कॉर्ड्स कैसी होती है, इक्वल होती है। अगर जो दो कॉर्ड है वो सेंटर से बराबर दूरी पर है, इसका मतलब ये है कि ये इनकी लंबाई जो है बराबर है, ए बी बराबर कैसी है, सी डी। ये बात आपको समझ में आई कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, या कॉर्ड्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर देन दे आर इक्वल। अगर कॉर्ड्स बराबर लंबाई की है तो सेंटर से उनकी दूरी बराबर है, अगर सेंटर से दो कॉर्ड की दूरी बराबर है तो वो कॉर्ड्स कैसी हैं, बराबर है। बहुत अच्छे से समझ लो, ये सब चीजें कॉर्ड के प्रॉब्लम में आपको सब काम आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस में लगती है। अब देखिए 6 नंबर से प्रॉपर्टी हम लिख रहे हैं। एक कॉर्ड वो थोड़ी छोटी है, एक कॉर्ड थोड़ी बड़ी है, ये हमारा सेंटर है। तो ये देखो आपको दिख रहा है कि ये कॉर्ड बड़ी है, ये कॉर्ड छोटी है। जब कॉर्ड छोटी होती है वो सेंटर से उसकी दूरी थोड़ी दूर होती है, और जो कॉर्ड बड़ी होती है वो सेंटर से पास होती है। जैसे हमने बोला डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, और इस कॉर्ड को पास में लाए और इस कॉर्ड को पास में लाए तो सेंटर से पास होने लग जाएगी, तो वो सबसे बड़ी कॉर्ड हो जाएगी। हम ये डायमीटर की बात करते हैं तो स्पेशल केस हो जाता है, हम डायमीटर की बात नहीं कर रहे, हम कॉर्ड की बात कर रहे हैं। जब हम कॉर्ड की बात कर रहे हैं तो ये जो कॉर्ड है हमने एक सेंटर के पास बनाई हुई है और एक कॉर्ड हमने सेंटर से दूर बनाई हुई है। तो जब दो कॉर्ड, जो एक बड़ी कॉर्ड है वो सेंटर के आपको पास दिख रही है और जो छोटी कॉर्ड है वो सेंटर से दूर दिख रही है, यानी कहने का मतलब ये है कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज नियरर टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो बड़ी कॉर्ड होती है वो सेंटर के ज्यादा पास होती है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज नियरर टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। लार्जर कॉर्ड इज नियरर टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। Chord which are nearer to the center of the circle, then it is larger. तो जो कॉर्ड सेंटर के पास होती है वो बड़ी होती है, यानी लार्जर कॉर्ड जो है सेंटर के नियर होती है। लार्जर कॉर्ड इज नियरर टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। अच्छे से आया आपको समझ, क्योंकि जब कॉर्ड की लेंथ दी है उसने कहा एक कॉर्ड 10 सेंटीमीटर की, एक कॉर्ड 12 सेंटीमीटर की है, तो एक कॉर्ड को हमें सेंटर के पास बनाना है, एक कॉर्ड को हमें सेंटर से दूर बनाना है। उसने बोला एक कॉर्ड की लंबाई 8 सेंटीमीटर, एक कॉर्ड की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो वही 15 सेंटीमीटर वाली कॉर्ड जो है सेंटर के पास आएगी और छोटी कॉर्ड जो है सेंटर से दूर जाएगी। इसलिए इसका बहुत ज़्यादा मीनिंग है कि लार्जर कॉर्ड इज नियरर टू द सेंटर ऑफ द। जब हमें कॉर्ड की लेंथ दी होती है तो हमें पता होना चाहिए कौन सी कॉर्ड सेंटर से दूर बनानी है और कौन सी कॉर्ड सेंटर के पास बनानी है। क्लियर है? ये कॉर्ड की प्रॉपर्टी आपको समझ में आएगी कैसे करना है। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिससे आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि हमने जो पढ़ा है वो कैसे हमारा यूज होता है। देखिए अब दूसरी चीज़ और है, अगर इंटरसेक्ट करता है, एक और कुछ पढ़ लेते हैं थोड़ा थ्योरी का, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पढ़ा। देखिए अगर 2 सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर तो इसमें एक कॉमन कॉर्ड बनती है। देखिए एक सिंगल सर्कल था तो उसके अंदर भी कॉर्ड बन रही थी, लेकिन जब सर्कल इंटरसेक्ट करते तो भी तो कॉर्ड बनेगी वही, तो इसको हम बोलते हैं कॉमन कॉर्ड। इसको हम बोलते हैं कॉमन कॉर्ड। दोनों सर्कल की एक ही कॉर्ड है, इसको हम बोलते हैं कॉमन कॉर्ड। दोनों सर्कल की एक ही कॉर्ड है। 2 सर्कल अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इस जो दोनों सर्कल के लिए आ रही है इसको हम बोलते हैं कॉमन कॉर्ड। अब कॉमन कॉर्ड की बात हम कर लेते हैं। देखिए जब जो कॉमन कॉर्ड होती है तो ये सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है ओ डैश जो लाइन होती है वो इसके परपेंडिकुलर होती है और इसको बाइसेक्ट करती है। वैसे भी देखिए लाइन ड्रॉन टू द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, लाइन ड्रॉन टू द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो उसका कहने का मतलब ये है कि लाइन ज्वाइन करते हैं, जो सेंटर से मिलाने वाली जो लाइन होती है वो इस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होती है या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से होकर जाती है। अब आप समझ लीजिए इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, मैं आपको इसका प्रूफ बताती हूँ।
देखिए हमने इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। अब आप देखिए बड़े सर्कल की हम अगर बात कर लें तो ये बराबर इसके है, ये बराबर इसके है और ये कॉमन है। तो ये वाला सर्कल और ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट। ये बात आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए कि कॉन्ग्रुएंसी ट्रिपल एस होती है, कॉन्ग्रुएंसी डबल एस होती है, कॉन्ग्रुएंसी एस एस होती है और कॉन्ग्रुएंसी आर एच एस होती है। 4 कॉन्ग्रुएंसी के अलावा और कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती, मन से नहीं लगाते हैं। यहाँ पर आप देखिए तो मैंने यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी लगाई, ये हम प्रूव कर रहे हैं कि जो सेंटर को मिलाने वाली लाइन है वो कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन से ही पास होती है, मतलब वो लाइन सेम लाइन होती है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये कॉमन कॉर्ड, ये जो सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन है वो इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो यहाँ पर देखिए इसको मैंने कॉन्ग्रुएंट बताया, ये बराबर ये है, ये बराबर ये है और ये हमारी कॉमन है, ये हमारी कॉमन है, ये बताया हमने पहले मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बता दिया। तो आप देखिए सीपीसीटी से बराबर हो जाएंगे एंगल, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे सीपीसीटी से, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे सीपीसीटी से। अब यहाँ पर वापस देख लीजिए आप, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये कॉमन कॉर्ड है और अभी मैंने आपके सामने बताया कि ये जो एंगल है ये बराबर होगा, ये अगर एक्स है तो ये एक्स हो गया सीपीसीटी से। अब हम इसकी इस ट्रायंगल की बात कर लें, अब हम इस ट्रायंगल की बात कर लें, ये वाली ट्रायंगल। अभी हमें मालूम है कि लाइन ड्रॉ टू द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो यहाँ पर आप देखिए ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये एंगल बराबर है, ये एक्स है तो ये भी एक्स है। अब हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, केवल ये वाला ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल की। अब यहाँ पर देखिए ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये कॉमन है और ये एंगल एक्स है। अब ये एंगल एक्स है तो ये क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी लग गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो एंगल है ये दोनों एंगल भी बराबर हो गए। ये दोनों एंगल भी देखिए मैं आपको समझा रही हूँ जिससे आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि हम बोर्ड के एग्जाम नहीं देंगे, हम पेपर में ऐसा नहीं लिखना है कि प्रूफ लिखना है हमको। हम यहाँ पर समझना है हमें ये चीज़ें कि ऐसा होता है और क्यों होता है, और ये हम जिससे हम क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकें कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। देखिए आज मैं चाहूँ आपको रटवा दूँ, पर अगर आप प्रूफ के साथ करेंगे किसी चीज़ को तो आपको इजी लगेगा और लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी। तो ये बराबर ये हो गया। अब ये एक लाइन है, उसने बोला ए बी एक जीवा एक लाइन होती है, लाइन सेगमेंट है, तो ये लाइन सेगमेंट है तो ये एंगल और ये एंगल कैसे होंगे? बराबर। सपोज ये एंगल 1 है, ये 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री, लीनियर पेयर। तो एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री। तो एंगल 1 इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री। यानी ये जो लाइन है ये क्या आ गई? 90 डिग्री आ गया। ये जो एंगल है हमारा क्या आ गया? 90 डिग्री। तो ये जो एंगल 90 डिग्री है तो ये जो लाइन है इसी को ज्वाइन करने वाली लाइन का है। तो सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो कॉर्ड पर कैसी होती है? परपेंडिकुलर होती है। कॉमन कॉर्ड पर परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है। बात समझ आई? ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि जो कॉमन कॉर्ड की बात कर रहे हैं, अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं और ये उसकी कॉमन कॉर्ड होती है, ए बी से कॉमन कॉर्ड, तो जो सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन है वो कॉर्ड के परपेंडिकुलर होती है। अब एक और चीज देखिए आप, देखिए अगर दो सर्कल है और ये इंटरसेक्ट कर रहा है, टू सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं और अगर ये मैं बोलूं कि ये एक टेंजेंट है, यहां से मिलाने वाला OA इज ए टेंजेंट टू अनदर सर्कल, OB इज ए टेंजेंट, ये जो है O डैश, देखिए यहाँ पर OA इज ए टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल और AO डैश इज ए टेंजेंट ऑफ अनदर सर्कल। तो ये जो अगर टेंजेंट है तो इसको अगर हम ज्वाइन कर दें, तो ये जो है 90 डिग्री हो जाएगा, यानी AO डैश राइट ट्रायंगल बन जाएगा। बात समझ में आई आपको? AO डैश क्या हो जाएगा? राइट ट्रायंगल।
कैसे? अगर उसने बोला है क्वेश्चन के अंदर कि अगर जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ए बी, अगर टू सर्कल इंटरसेक्ट ए एंड बी, तो ये अगर मैं बोलूँ कि ओ ए जो है एक कॉमन टेंजेंट है, ए ओ डैश एक टेंजेंट है, तो ये जो पॉइंट होगा वो 90 होगा। तो ये क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए है, ये ओ है, ये ओ डैश है, और यहाँ से अब ये देखिए आपको मालूम है कि जब अगर ये कॉमन कॉर्ड है तो लाइन ड्रॉन टू द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, लाइन ड्रॉन टू द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो ये भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो ये हम क्या लगा सकते हैं? यहाँ पर सिमिलरिटी लगा सकते हैं। तो सिमिलरिटी से क्या होता है? अगर ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, और ओ डैश कितना है? डी है, तो ये जो है हम सिमिलरिटी का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जब हम सिमिलरिटी का यूज करते हैं तो ये जो है एम, ये क्या है? ए एम, और हमें क्या चाहिए? ए बी। तो ए एम निकालना पड़ेगा हमें। अगर हम ए एम निकाल लें तो ए बी इक्वल टू क्या होगा? ट्वाइस ए एम। तो ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, या तो हम सिमिलरिटी लगा दें, सिमिलरिटी लगाने से ये जो है इसकी लेंथ आ जाती है। ए एम इक्वल टू आता है हमारा आर इंटू आर अपॉन डी, और हमें ए बी चाहिए तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं ट्वाइस ए एम, यानी ट्वाइस आर अपॉन डी। अगर पहले वाले सर्कल की रेडियस कैपिटल आर है, दूसरे वाले सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है, और इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस जो है डी है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये ए बी बराबर, ये कैसे आता है? ये सिमिलरिटी से आता है। देखिए मैं सिमिलरिटी भी आपको बता देती हूँ कि कैसे आया ये। अब यहाँ पर देखिए बड़ा वाला ट्रायंगल है, यहाँ बनाती हूँ मैं आपके सामने। ये राइट ट्रायंगल बना, ये बात समझ में आई आपको? ये राइट ट्रायंगल है, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस डी है। अब ये वाला एक राइट ट्रायंगल है हमारा, देखिए ये भी एक हमारा राइट ट्रायंगल है, ये आर है और ये सपोज पी है या ए एम है, ये 90 है। अगर देखिए ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, ये एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर ये 90 है, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, और ये हम कॉमन एंगल की बात कर रहे हैं, ये ओ डैश लिखा हुआ है, ये ओ है और ये ओ डैश है, तो ये ओ लिखा, ओ डैश लिखा हुआ। अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल कितना हो गया हमारा? 90 माइनस थीटा। अब आप यहाँ पर लगा दीजिए इसकी प्रॉपर्टी। अब आर देखिए, अगर हम थीटा के सामने वाला एंगल ले रहे हैं तो ये कैपिटल आर आएगा बड़े वाले ट्रायंगल में, तो छोटे वाले ट्रायंगल में क्या आएगा? ए एम आएगा। बड़े वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने अगर आर आएगा तो इस थीटा के सामने क्या आएगा? ए एम आएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम 90 के सामने वाला लें, अगर हम 90 के सामने वाला लें तो 90 के सामने क्या है? कैपिटल डी। तो यहाँ पर 90 के सामने क्या है? स्मॉल आर। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ए एम इक्वल टू आ गया हमारा आर इंटू आर अपॉन डी। क्लियर है? आर अपॉन ए एम इक्वल टू डी अपॉन आर। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होती है? प्रोपोर्शन में। रेशियो उनका कैसा होता है? इक्वल होता है। तो ये इक्वल रेशियो हमने लिख दिया, हमने थीटा के सामने लिखा, हमने 90 के सामने लिखा, यहाँ थीटा के सामने ये है, 90 के सामने ये, यहाँ थीटा के सामने ये, 90 के सामने ये, इक्वल कर दिया। क्योंकि रेशियो जो होते हैं साइड्स के प्रोपोर्शन में होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये हमने प्रोपोर्शन में लिख दिया उसको। तो ये हम इक्वल टू आर इंटू आर, ये हम याद रख सकते हैं कि अगर ये टेंजेंट है तो डायरेक्ट हम कॉमन जो कॉर्ड है उसकी लेंथ डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब हमने बोला कि अगर दो सर्कल है इक्वल रेडियस के, आइडेंटिकल सर्कल, अगर आइडेंटिकल सर्कल है यानी उनकी रेडियस कैसी है? इक्वल है। आइडेंटिकल सर्कल, कॉन्ग्रुएंट सर्कल की अगर हम बात करते हैं तो रेडियस कैसी होती है? उसकी इक्वल होती है। तो इसका मतलब ये है। और दूसरी चीज, अगर आइडेंटिकल सर्कल है तो ये हमें पता होना चाहिए कि अगर हम उन्हें इंटरसेक्ट करेंगे तो वो एक दूसरे के सेंटर से पास होंगे।
आइडेंटिटी का सर्कल है तो ये जो रेडियस होती है ये देखिए दोनों की बराबर है, तो एक दूसरे के सेंटर से पास होंगे। आइडेंटिटी का सर्कल को अगर इंटरसेक्ट करें तो एक दूसरे के कहाँ से पास होंगे, सेंटर से पास होंगे। जब ये सेंटर से पास होंगे तो सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या है, आर। इसकी भी रेडियस वही है, इसकी भी रेडियस वही है। इसको ज्वाइन करा इससे तो ये भी आर है, अगर इसको ज्वाइन करा इससे तो ये भी आर है। तो ये क्या बन जाता है हमारा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बन जाता है हमारा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और आपको पता होना चाहिए कि जब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, क्योंकि इक्विलैटरल है, अगर हम सेंटर से यहाँ से जो लाइन ज्वाइन करेंगे तो 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर देगी, तो ये बराबर क्या होता है, ये होता है। दूसरा हमें मालूम है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसकी हाइट कितनी होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल की, √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू साइड, साइड माने आर। इसकी साइड क्या है, आर, √3/2 इंटू साइड। अब हमें चाहिए ए बी, तो मैंने यहाँ तक की डिस्टेंस निकाली ए एम यानी हाइट, ये हमने निकाला ए एम इक्वल टू आया हमारा √3/2 आर। तो इसका मतलब ए बी इक्वल टू कितना हो गया, 2 इंटू √3/2 आर। तो 2 से 2 कट गया, ये हो गया √3 आर। तो यहाँ पर देखिए कि जब दो आइडेंटिटी का सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो हमेशा एक दूसरे के सेंटर से ही पास होंगे, क्योंकि दोनों की रेडियस बराबर है और हमें इंटरसेक्ट करना है। तो इसका मतलब ये सर्कल जो है यहाँ से पास होगा और ये सर्कल जो है यहाँ से पास होगा। तो उस कंडीशन में ये क्या बन जाता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ईच एंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ईच एंगल इज 60 डिग्री, और ये जो होता है यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, यही मीडियन होता है, यही एंगल बाइसेक्टर होता है। तो ये जो ओ डैश है, जो दोनों सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन है, उसको ये जो कॉर्ड है वो क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। उसको ये कॉर्ड जो होती है वो क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। यानी ओ एम इक्वल टू एम ओ डैश, ओ एम इक्वल टू क्या होता है इस केस में, ओ एम इक्वल टू एम ओ डैश, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पर। ये बराबर ये है, तो ये परपेंडिकुलर भी होता है, ये बाइसेक्टर भी होता है, ये मीडियन भी होता है, और यही ऑर्थो सेंटर भी होता है। मतलब सारी लाइनें यही होती हैं। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल स्पेशल केस होता है कि इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर सब एक ही पॉइंट पर होते हैं। तो ये जो लाइन होती है यही इन सेंटर वाली लाइन होती है, यानी एंगल बाइसेक्टर होती है, यही मीडियन होती है, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। तो ये जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये और ये बराबर होगा। तो सपोज अगर मेरा ये ओ डैश था और ये एम था, तो ओ एम बराबर क्या होगा, एम ओ डैश। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस में काम आएगा। जो चीज़ क्वेश्चंस में काम आएगी मैं उसको आपको स्ट्रेस देके बता रही हूँ। इन चीज़ों पर आप ध्यान दें जिससे आप क्वेश्चंस को इजीली पकड़ सकें। अब देखिए एक और चीज़, दूसरा चीज़ क्या है कि अगर उसने बोला कि इसके बीच का एंगल क्या है, उसने बोला एंगल ए क्या होगा, ए ओ डैश क्या होगा, तो 60 डिग्री होगा। उसने बोला ओ डैश ए क्या होगा, 60 डिग्री होगा। उसने बोला ए ओ बी क्या होगा, अब उसने बोला कि ए ओ बी क्या होगा, तो देखिए ये 60 है, ये 60 है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, ए ओ बी कितना हो गया, 120 डिग्री। हमने जोड़ दिया, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, दोनों को प्लस कर दिया, कितना आ गया, 120 डिग्री। यानी क्वेश्चन इजी होता है, लेकिन जब तक प्रॉपर्टी नहीं आएगी आप बता नहीं सकते कि देखिए डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन जब पता होगा तो हम डायरेक्ट बता पाएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि √3r होती है। कॉमन कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है, जब दो सर्कल आइडेंटिकल होते हैं, तो कॉमन कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है, √3r। अब एक और चीज, अगर 2 कॉर्ड्स इक्वल हैं, ए बी और ए सी, ये ए है और ये ए बी और ए सी, देखिए ए बी और ए सी 2 कॉर्ड्स आर इक्वल, ए बी बराबर ए सी। आप यहाँ पे ध्यान दें कि ए कॉमन है, यानी कि ए की पॉइंट से पास हो रही है दोनों कॉर्ड। ए बी बराबर ए सी बोल रहा है वो, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों कॉर्ड कैसी है, बराबर है और एक ही पॉइंट से पास हो रही है।
तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एंगल वाई, देखिए अब आइसोसेलेस अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूँ, ये यहाँ पर ए बी और ये सी, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म करेंगे अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूँ तो। अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया तो ये एंगल बराबर इसके हो जाएगा। ये जो लाइन होती है इसमें भी ये परपेंडिकुलर होती है और ये बाइसेक्ट करती है, बेस एंगल इक्वल होते हैं। तो ये सारी जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये सेंटर है तो ये जो इसका एंगल बाइसेक्टर है वो हमेशा इस सेंटर से पास होगा। कैसे होगा भाई, देखिए, जो अगर टू कॉर्ड्स आर इक्वल देन एंगल बाइसेक्टर पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो उसका जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो सेंटर के सर्कल से पास होता है। कैसे होता है सेंटर के सर्कल से पास, ये बराबर इसके है, ये कॉमन है, तो ये बराबर इसके, ये गिवन है। उसने बोला एंगल बाइसेक्टर पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो एंगल बाइसेक्टर होता है किसी भी ट्रायंगल का, तो यानी BAC का जो एंगल बाइसेक्टर है BAC, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है यहाँ पर देखिए। और ये अगर एंगल बाइसेक्टर है तो उसने बोला कि जो एंगल बाइसेक्टर है वो सेंटर ऑफ सर्कल से पास होगा। तो देखिए ये बराबर इसके है, ये एंगल बराबर इस एंगल के है, ये कॉमन है। जब ये कॉमन है तो ये कैसे होगा, कॉन्ग्रुएंसी लग गई यहाँ पर, SAS साइड एंगल साइड। ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब हो गया ये एंगल बराबर ये हो गया। जब ये एंगल बराबर ये हो गया तो लीनियर पेयर से, अभी मैंने आपको बताया, ये लीनियर पेयर से 90 हो गया। और यहाँ से लाइन ड्रॉ टू द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, तो ये सेम लाइन हो गई। तो इसका मतलब ये है कि BAC का एंगल बाइसेक्टर हमेशा कहाँ से पास होगा, अगर दो कॉर्ड इक्वल है AB और AC, तो उनके एंगल बाइसेक्टर जो है हमेशा कहाँ से पास होता है, सेंटर से पास होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए अब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर टू सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक टू सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसने क्वेश्चन दे रखा है टू सर्कल इंटरसेक्ट एंड रेडियस उसने बोली है कि एक सर्कल की रेडियस जो है 15 सेंटीमीटर। उसने बोला है डायमीटर ऑफ फर्स्ट सर्कल इज 30, डायमीटर ऑफ सेकेंड सर्कल इज 26। हमें सेंटर के बीच की डिस्टेंस बतानी है, O1 O2 हमें फाइंड करना है। हमें सेंटर के बीच की डिस्टेंस बतानी है और हमें कॉर्ड की जो लेंथ है, कॉमन कॉर्ड जो है AB की जो लंबाई है वो हमको दे रखी है 24 सेंटीमीटर। कॉमन कॉर्ड की जो लेंथ है वो हमको दे रखी है 24 सेंटीमीटर। अब आप देखिए टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, उसने क्वेश्चन में दे रखा है कि दो सर्कल है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उसने बोला कि पहले सर्कल का डायमीटर 30 है, दूसरे सर्कल का डायमीटर 26 है और जो कॉमन कॉर्ड है उसकी लेंथ कितनी है, 24 है। हमें बताना है दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस बतानी है, हमें O1 O2 बताना है। क्वेश्चन समझ में आया। अब पहली बात तो डायमीटर है तो रेडियस हो गई यहाँ पर 15 और यहाँ पर रेडियस हो गई 30। डायमीटर की आधी होती है रेडियस हमेशा त्रिज्या जो होती है वो व्यास का आधा होता है। तो ये जो है वो रेडियस कितनी हो गई हमारी 15 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस है वो हमारी कितनी हो गई 13 सेंटीमीटर। और कॉर्ड की जो लेंथ है वो हमको कितनी दे रखी है 24। ये बात आप समझ लो। अब मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको, पहला वाला सर्कल हम बना लेते हैं, इंटरसेक्ट कर रहा है। देखिए टू सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ये A है, ये B है, ये सेंटर है और ये कॉमन कॉर्ड है। तो देखिए ये जो सर्कल है O1 ये हमारी है 15। तो अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी, लाइन ड्रॉ टू द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द। अगर कोई कॉर्ड है तो सेंटर से अगर उसको ज्वाइन करें तो उस पर परपेंडिकुलर होती है और बाइसेक्ट करती है।
ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि लाइन फ्रॉम टू द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो जब हम कॉर्ड पर इसको डालेंगे तो ये क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर। ये हमने यहाँ से यहाँ तक डाला तो क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा एम पॉइंट। अब ये एम पॉइंट बाइसेक्ट द कॉर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अगर हमारी कॉर्ड की लेंथ 24 है तो ये वाला पार्ट कितना हो गया 12 और ये वाला पार्ट भी कितना हो गया 12, 12 हो गया। ये बात आपको समझ में आई कि अगर हम सेंटर से लाइन डालें कॉर्ड के ऊपर तो उसको क्या करती है बाइसेक्ट। तो यहाँ से हमने इसको लाइन डाली तो अगर ये 15 है तो ये कितना है हमारा 12, ये दिया हुआ है। लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी दे रखी है 24, लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी दे रखी है 24, तो ये कितना हो गया 12, तो ये 12 हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या लग जाएगा पाइथागोरस, राइट एंगल लाइन ड्रॉ टू द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा पाइथागोरस लगेगी। तो O1A का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल टू O1M। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे O1M निकाल लेंगे। दूसरा फिगर यहाँ से लेंगे तो ये लाइन ड्रॉ टू द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो ये हमारा 12 है, ये हमारा 13 है, तो ये x आ जाएगा। ये हमारा 15 है, ये हमारा 12 है, तो ये हमारा y आ जाएगा। दो बार हम क्या लगा देंगे पाइथागोरस। पर समझना हमें ये है कि लाइन ड्रॉ टू द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो अगर ये 24 थी तो ये 12 हो गई, अगर ये 24 थी तो ये 12 हो गई, और ये परपेंडिकुलर होता है इसलिए यहाँ पर क्या लग जाती है पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है y और हमें निकालना है x। दो बार पाइथागोरस लगा दीजिए। यहाँ पर इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो 15 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। इसमें पाइथागोरस लगाएंगे 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144, 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144, माइनस कर दो 81, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 9, y की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब यहाँ पर देखिए 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, तो यहाँ पर कितना बचा 25, यानी यहाँ पर क्या बचा x की वैल्यू कितनी आ गई 5। पाइथागोरस लगा ली, प्लस माइनस कर लिया और उस पर उसका स्क्वायर रूट निकाल दिया, तो 25 का स्क्वायर रूट 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, y की वैल्यू कितनी आ गई 9 और 9 प्लस 5 14। तो x प्लस वाई कितना आ गया हमारा O1 O2 x प्लस वाई इक्वल टू हमारा आ गया x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू है 9, तो ये हमारा आंसर आ गया 40। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। कॉर्ड दे रखी है हमको, कॉर्ड्स AB एंड CD ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट एट E एंड आर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है। दो कॉर्ड है और एक दूसरे पर क्या है परपेंडिकुलर। उसने बोला है AB एक कॉर्ड है, AB और CD टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट इंटरनली एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उसने बोला दो कॉर्ड है इंटरसेक्ट करती हैं, और कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है E पर, और उनके कैसी इंटरसेक्ट करती है परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे पर कैसी है परपेंडिकुलर। अब उनके जो सेगमेंट है उसने बोला AE इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, BE इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ED इक्वल टू जो है 3 सेंटीमीटर। हमें फाइंड डायमीटर फाइंड करना। देखिए ध्यान रखना है, हमें D निकालना है, R नहीं, यानी D इक्वल टू हमें 2R आंसर निकालना है। R निकाल के छोड़ नहीं देना है, उसने D पूछा है R नहीं, और पहले हमारे क्वेश्चन में R निकलेगा, उसके बाद डबल करेंगे तो D आएगा, और आंसर दोनों गिवन होते हैं उसके अंदर, इसलिए क्वेश्चंस को हमें करने के बाद आंसर टिक लगाने में भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। देखिए हम इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। ये डायमीटर निकालना है, इसका मतलब क्या निकालना है, R निकालना है। अब उसने हमको बोला AE, ये यहाँ से यहाँ तक 2 है, BE यानी ये यहाँ से यहाँ तक हमें 6 दिया है, ED ये यहाँ से यहाँ तक हमें 3 दिया है, और हमें रेडियस निकालनी है। सपोज ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ द सर्कल है तो ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी,
ये क्या होगी, रेडियस होगी। ये सपोज कैपिटल आर, रेडियस हमने कैपिटल आर बोली। अब इसमें मेन चीज जो है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिखने में ऐसा लग रहा है, पर जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी उसी को भेज दे। हमने पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी, लाइन ड्रॉ टू द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अगर हम सेंटर से कोई लाइन डालें कॉर्ड के ऊपर तो उसको बाइसेक्ट करती है और कैसी होती है, परपेंडिकुलर। ये प्रॉपर्टी जैसे हमने टेंजेंट में पढ़ा था कि टेंजेंट रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमेशा काम आ रही थी। ऐसे ही इसके अंदर है कॉर्ड के अंदर कि लाइन ड्रॉ टू द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि अगर ये सेंटर है और मैं इस पर परपेंडिकुलर डालूँ, ध्यान से देखना, दूसरे फिगर में बनाऊँ जिससे आपको अच्छे से आए। देखिए अच्छे से समझ लीजिए, ये हमारी एक कॉर्ड है, मैं एक एक करके बताती हूँ आपको। ये सी डी है और ये हमारा सेंटर है, ये हमारा सेंटर है, ये ओ, ये हमारा आर है। अब लाइन ड्रॉन टू द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड एंड परपेंडिकुलर, लाइन ड्रॉन टू द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड एंड परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये बराबर क्या होगा, ये होगा। ये बात आपको समझ में आई। और दूसरी चीज, अगर हम इस वाली कॉर्ड को खींच दें, ये सी डी कॉर्ड है और ये हमारा सेंटर है, लाइन ड्रॉन टू द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये दोनों चीजें अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब देखिए इसके लिए हमें एक चीज की जरूरत है, ये पॉइंट है हमारा ई। अब हमारे पास देखिए ये दिया है, ये लाइन सेगमेंट दिया है, ये लाइन सेगमेंट दिया है, ये लाइन सेगमेंट। तो पहले तो हमें यहाँ से यहाँ तक ई सी निकालना है, सबसे पहले हमें यहाँ से यहाँ तक ई सी निकालना है। अब ई सी कैसे निकलेगा, ई सी निकालने के लिए देखिए आप, ईसी निकालने के लिए आप देखिए कैसे निकाले हम, कि अगर कोई एक सर्कल है उसमें टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट करती हैं, ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर टू कॉर्ड इंटरसेक्ट करती है तो ये जो है, अगर ये ए बी है और ये सी डी है, तो ये प्रॉपर्टी होती है कि ए, अगर ये ई है, ए ई इंटू बी ई इक्वल टू होता है सी ई इंटू ई डी, ये होता है दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस, ऐसा होता है। इसका हम प्रूफ भी कर लेते हैं कि ये कैसे होता है। देखिए भाई, या मैं इसके आगे जब हम एंगल्स की बात करेंगे तब इसका प्रूफ बताऊंगी, क्योंकि इसमें एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, ये चीज लगती है, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो ये ट्रायंगल जब हम बताते हैं तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, मतलब सिमिलरिटी से होता है ये कि अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, देखिए आप अगर समझ में आता है तो मैं यही बताती हूँ आपको। अगर हम सिमिलरिटी इसको ज्वाइन कर दिया हमने, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, ये एंगल जो है ये बराबर होता है, क्योंकि ये जो होता है सेम आर्क के द्वारा अगर सर्कल पर एंगल बनते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो ये एंगल बराबर इसके होता है, ये बराबर इसके, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। जब ये सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड आर इन प्रोपोर्शन, तो दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो ये मल्टीपल होके ये। तो यहाँ पर हम यही वाली प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं। कैसे लगेगी ये प्रॉपर्टी हमारी, कि 2 इंटू 6, देखिए वहां से लगती, ये है तो इसके साथ ही इसका मल्टीपल होगा, ये है तो इसके साथ इसका मल्टीपल होगा। ये हमारा कितना है, 3 है, तो हमारा क्या आएगा, इस दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस। वहां पे भी देखिए आप, यहाँ पर भी देखिए, अगर ये कॉर्ड थी हमारी, वापस देख लीजिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, अगर ये ई है तो सी इंटू ई डी, सी इंटू ई डी बराबर होता है ए ई इंटू ई बी। इंटरसेक्ट करती है, अगर टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट इंटरनली या टू कॉर्ड इंटरसेक्ट एक्सटर्नली, दोनों का सेम ही होता है। टू कॉर्ड इंटरसेक्ट इंटरनली, टू कॉर्ड इंटरसेक्ट एक्सटर्नली, तो ये प्रॉपर्टी होती है ए इंटू बी इक्वल टू सी इंटू ई डी। तो यहाँ पर हमने लगाया 2 इंटू 6 इक्वल टू 3 इंटू सी ई, तो ये ई सी इक्वल टू हमारा आ गया 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। यानी ये वाली जो लेंथ है ये हमने फाइंड कर ली, हमारी लेंथ आ गई 4। ये यहाँ तक आपको समझ में आया। अब ये टोटल आप देखो सीडी की लेंथ कितनी हो गई, ये 3 थी, ये 4 थी, तो यहाँ से यहाँ तक सीडी कितना हो गया, 7 हो गया। ये बात अब आप समझ लो अच्छे से। ये यहाँ से यहाँ तक 4 है, ये यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो सीडी की लेंथ कितनी हो गई, 4 + 3 7,
4 + 3 देखिए ये 3 है और ये हमने 4 निकाला, ये 4 है और ये 3 है, दोनों को ऐड कर दिया, 4 + 3 7। अब यहाँ से देखिए ये 6 है ये 2 है, तो ये कितना हो गया टोटल CD की लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक 8। ये 6 है ये 2 है, तो टोटल लेंथ कितनी है 8 है। यहाँ तक अच्छे से समझ में आया आपको। अब हम निकालेंगे लेंथ। अब इधर का आपको समझ में आ गया, ये सब इसका काम हो गया, हम हटा सकते हैं इसको। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। आप देख लीजिए अच्छे से कि ये जो होता है अगर टू कॉर्ड इंटरसेक्ट इंटरनली तो ये प्रॉपर्टी होती है, और ये 2 कॉर्ड इंटरसेक्ट इंटरनली तो हमने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई 2 × 6 = 3 × तो ये आ गया हमारा EC, और जब EC आ गया तो EC + ED = CD। ये हमारा क्या है CD और ये हमारा AC, ये हमारा है। तो हमारी CD लेंथ कितनी आ गई 7, और हमारी AB लेंथ ये 6 है ये 2 है, तो हमारी AB लेंथ आ गई 8। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हम आगे करते हैं। अब यहाँ पर देखिए लाइन ड्रॉन टू द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी 3.5। यहाँ से यहाँ तक सपोज ये P है, ये पॉइंट E है, E पॉइंट ये है, ये पॉइंट E है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, ये P पॉइंट है, तो PC कितना होगा 7 का आधा, तो कितना होगा PC = हमारा कितना आएगा 3.5। ये यहाँ से यहाँ तक 3.5 आ गया, ये हमारा सेंटर है। अब यहाँ से देखिए आप ये वाली कॉर्ड देखिए, अब ये कितनी है 8, तो ये कितना बचा हमारा, ये कितना हो गया हमारा सपोज ये P और ये Q है, तो QB = कितना हो गया 4। अब हमारा पुराना फिगर हम देख लें जरा, पुराने फिगर से अब देख लेते हैं। ये बात समझ में आई आपको कि ये 4 है, ये 4 है। अब यहाँ से आप देख लीजिए वापस से, ये 2 है, ये 3 है, और ये सेंटर का पॉइंट आया, ये यहाँ से यहाँ तक 2 है, ध्यान से देखो, ये यहाँ से यहाँ तक 2 है, ये यहाँ से यहाँ तक 6 है, और ये सेंटर से जो परपेंडिकुलर डाल रहे वो है, तो ये जो है कॉर्ड यहाँ से आधी होगी, और यहाँ से यहाँ तक उसने बोला था 6 है हमारा, तो ये 4 है, तो ये कितना बचा। ये बात अच्छे से समझ लो कि अगर ये 2 है और यहाँ से यहाँ तक 8 था, तो ये 4 और 2 6 और 2 8, यानी ये जो पॉइंट है ये हमारा Q माना है। ये बात अच्छे समझ में आई। अब यहाँ से यहाँ तक कितना है मेरा 7, ये मेरा C है, ये D है, और ये A है, और ये B है, और ये पॉइंट है E। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो मेरे हैं सेंटर जो है हमारा ये, और सेंटर से परपेंडिकुलर डाला तो ये बराबर इसके होगा। अब आप यहाँ पे देखिए ये 3 है, और मेरा यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये P है, ये P पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक 3.5 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना बचा, क्योंकि ये 3 है तो ये कितना बचा 1.5, तभी तो यहाँ से यहाँ तक कितना चाहिए मुझे 3.5, ये 3.5 है, तो ये कितना है 3.5। तो आप देखिए कि ये हमने निकाल लिया 3.5, ये हमारी रेडियस है R, और ये हमने कितना निकाल लिया 2, और ये परपेंडिकुलर था तो या कोई साइड से इक्वल, अगर ये 2 है तो ये भी 2 है। ये अच्छे से समझ लीजिए आप क्वेश्चन को। ये पूरा हमारा 8 था, सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक 4 है, और जबकि उसने दिया हुआ था ये भी 6, जब ये 4 है तो बचा हुआ 2 हुआ, और ये परपेंडिकुलर दे रखा था, रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, लाइन ड्रॉ टू द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, तो ये 90 है ये 90 है, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये बराबर इसके होगा, ये 2 हो गया। अब वापस से हम क्या लगाते हैं इस वाले ट्रायंगल में, ये सपोज मेरा C है, तो CPO इन ट्रायंगल CPO R² = 3.5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये आ गया हमारा 3.5 यानी 4 4 जा 7/2, 2 जा 4, 2 जा 4, तो ये हो गया 49 16/4, ये हमारा हो गया 9 से 15 65/4, ये R² आ गया हमारा 65/4। तो R की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, R की जो वैल्यू है
की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आ गई, √65/2। तो हमसे पूछा क्या उसने, रेडियस नहीं पूछी है, ये आंसर भी है, ऑप्शन में ये वाला आंसर भी है, पर ये नहीं पूछा हमसे, क्या पूछा है, डी। तो डी इक्वल टू क्या होता है, 2r, रेडियस का ट्वाइस होता है, तो 2 इंटू √65/2, तो ये 2 से 2 कट गया, तो ये √65, यानी हमारा आंसर डी, यानी √65 भी दे रखा है, उसमें √65/2 भी दे रखा है, तो हमारा आंसर ये होगा। बहुत बार बच्चे सही निकाल लेते हैं और ऑप्शन का टिक कर देते हैं, तो इसलिए हमेशा क्वेश्चन में क्या पूछा है इस बात पर भी हमें ध्यान देना है। बात समझ में आई। उसने इंटरसेक्टिंग पूछा था तो हमने इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम लगाई, और उसके बाद पहली प्रॉपर्टी कॉर्ड की फर्स्ट प्रॉपर्टी, लाइन ड्रॉन टू द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, लाइन ड्रॉन टू द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड एंड, वो प्रॉपर्टी लगाई। तो हमें मालूम है कि 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा, तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा क्योंकि टोटल 8 था, ये हमारा 3.5 है तो ये भी 3.5 होगा क्योंकि ये बाइसेक्ट करता है। फिर जब ये 2 है तो ये देखिए A90, तो ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल, तो ये 2 है तो ये भी 2 होगा। और फिर हमने क्या लगा दी इसके अंदर, पाइथागोरस से हमारा R आ गया। R नहीं पूछा था, उसने पूछा था D, तो D को हमने R को डबल कर दिया तो हमारा आ गया। क्लियर है क्वेश्चन, आपको समझ में आया। देखिए आज हम इतना ही करते हैं। अगर मेरा ये सब देखिए, आज हमने केवल ओनली कॉर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 2 आएगा सर्कल का, उसमें मैं आपको आर्क प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगी कि एंगल सेंटर पर कैसे सस्टेंड होता है और उसके द्वारा कैसे एंगल्स बनते हैं, एंगल इन द सेमी सर्कल क्या होता है, एंगल एट द सेंटर क्या होता है, तो ये इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम नई चीज़ करेंगे, और फिर मैं बहुत सारे आपको मिक्स क्वेश्चन कराऊंगी। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में भी आपको कॉर्ड के कराऊंगी, जिससे आपको कॉर्ड क्लियर हो, रिवीजन हो जाए। उसके बाद मैं आर प्रॉपर्टी कराऊंगी जिससे हम सेंटर पर एंगल निकाल सकें, वो सब कराऊंगी। और जहाँ तक मैं समझती हूँ आपको बेसिक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम थोड़ा सा इसको कंटिन्यू रिवीजन करेंगे, जो मेरी हैबिट में है कि मैं पहले पुराना रिवाइज कराती हूँ, उसके बाद ही आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि पुराना जब तक बच्चे को नहीं आएगा बच्चा आगे नहीं कर पाएगा। मेरे साथ साथ रिवाइज करें और अच्छे से प्रैक्टिस करें, सिंपल क्वेश्चंस करें पहले, जिससे आपकी स्पीड बने। और हर जगह देखिए पाइथागोरस कंपलसरी लगती है, तो अगर नहीं आती है आपको तो आप पाइथागोरस थ्योरम की प्रैक्टिस कर लें। और पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट्स हैं उनको तो आप लर्न कर लें, जिससे आप डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर मेरा समझ में आ रहा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दूसरा, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है और आपको लगता है कि नहीं मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है और मैं यहाँ पे अटक रहा हूँ, या मेरे को कोई पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स डालें कि मैडम हमको ये चीज़ समझ में नहीं आई, आप इसको रिपीट कर दें। तो मैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में आपके डाउट्स, आपकी जो क्यूरीज हैं और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका आपको सॉर्ट आउट करूँगी इस चीज़ को। और तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहें।